नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और काउंटिंग में वक्त है 2 दिन का। लेकिन इस बीच में जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, उन्होंने कहानी वहीं की वहीं रही है। हर बार ये उम्मीद की जाती है एग्जिट पोल के बाद में कि कुछ स्थिति साफ हो सकेगी, चुनावी तस्वीर साफ हो सकेगी, लोग अनुमान लगा सकेंगे कम से कम किसकी सरकार बन रही है, कौन सीएम हो सकता है। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरह से मामला पहले फंसा हुआ माना जा रहा था, एग्जिट पोल भी उतने ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सामने 8 एग्जिट पोल हैं और 8 एग्जिट पोल में 4 भाजपा को जिता रहे हैं और 4 कांग्रेस को जिता रहे हैं। ये राजस्थान पत्रिका ने आज ये सारे एग्जिट पोल एक साथ छापे हैं और इसके अनुसार TV9 पोल स्टेट का एग्जिट पोल कांग्रेस को 90 से 100 सीटें दे रहा है और आज तक का एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस को 106 तक सीटें दे रहा है। इंडिया टीवी का एग्जिट पोल 104 तक सीटें दे रहा है। मैं मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी बात कर रहा हूँ। और न्यूज 24 टुडे चाणक्य जो है वो 101 तक सीटें दे रहा है। तो ये 4 एग्जिट पोल कांग्रेस को बहुमत के करीब पहुंचा हुआ बता रहे हैं, जबकि 4 एग्जिट पोल दूसरे हैं जो बीजेपी को अच्छी स्थिति में बता रहे हैं। जन की बात है, ये बीजेपी 122 तक सीटें दे रहा है। टाइम्स नाउ 128 सीटें दे रहा है। मैक्सिमम सीटों की मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ। रिपब्लिक मैट्रिक्स जो है वो 130 तक सीटें दे रहा है और एबीपी वोटर 114 तक सीटें दे रहा है। तो ये जो लास्ट के 4 पोल हैं, इनमें कांग्रेस का आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंच रहा है। बाकी जो ऊपर के 4 मैंने एग्जिट पोल बताए हैं, वो 100 तक आंकड़ा कांग्रेस का पहुंचता दिख रहा है। यानी एग्जिट पोल भी बराबर बराबर बटे हुए हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बहुमत में आएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए इस पे क्या संभावनाएं हो सकती है और कौन सीएम के दावेदार हो सकते हैं दोनों पार्टियों से, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन जी हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, काफी इंतजार किया जा रहा था 25 नवंबर को वोटिंग होने के बाद से कि एग्जिट पोल आएगा तो बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी, उसके बाद पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने लगती है। हालांकि रणनीति पहले से बनाते हैं मगर उसकी एक रफ्तार बढ़ जाती है। तो जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और इस बीच में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कहा कि आंकड़े कुछ भी आएंगे, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, और उसके बाद वो राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मिल लिए। क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल है उनसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। जो दोनों तरफ के आए हैं, चार चार दोनों पार्टियों को वो सत्ता में लाता हुआ दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल एक अपनी जगह है, उनकी अपनी तकनीक है, उनके अपने सर्वे हैं, उनके अपना सैंपल साइज है। वो उन पे हम कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उन दोनों पक्षों को आधे आधे सर्वे एक तरह से जीता हुआ बता रहे हैं। लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं है, परसों 3 तारीख को सारी एग्जैक्ट रिजल्ट सामने आ जाएगा, उससे एक सब चीजें तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रचार अभियान चला या फिर उससे पहले जो टिकटों का बंटवारा हुआ दोनों दलों में, और उसके बाद जो निर्दलीय थी और जो तीसरे मोर्चे के जो छोटे दल है उनके जो उम्मीदवार मैदान में आए, उनमें उनमें से कई बहुत मजबूत रहे। करीब 40 से 50 सीटें ऐसी मानी जाती हैं कि वो त्रिकोणात्मक संघर्ष वाली थी, चतुष्कोणीय संघर्ष वाली थी। तो उनसे भी एक कंफ्यूजन काफी फैला दोनों दलों में। जो दोनों दलों के एक रणनीतिकार होते हैं वो अपना आकलन भी करते हैं। ये सर्वे और एग्जिट पोल वाले तो अपना करते ही, इन्होंने तो जाहिर कर दिया, लेकिन पार्टियां भी अपने अंदरूनी रूप से सर्वे करती है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, दोनों दलों ने अपने अपने जो सर्वे कराए थे उस हिसाब से 40 से 50 सीटों पे जो निर्दलीय और जो तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं एक मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। उनकी मजबूती से क्या है कि आंकड़ों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। अब जब वास्तविक नतीजे सामने आएंगे तो वो भी और चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि कई जो निर्दलीय हैं और जो छोटे दल के उम्मीदवार हैं जो मजबूती से चुनाव लड़े, उनकी वजह से वो यदि नहीं भी जीत रहे हैं तो उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो जीतने वाले उम्मीदवार को कहीं ना कहीं हरा रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पे देख ले, चित्तौड़ में वहां मुख्य मुकाबले से बीजेपी के उम्मीदवार जो बड़े नेता हैं नरपत सिंह राजवी, वो कहीं ना कहीं बाहर दिख रहे थे। वहां निर्दलीय और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला चल रहा था। उसमें आकलन ये लगाया जा रहा था कि जितने वोट राजवी ले जाएंगे और ज्यादा वोट यदि राजवी ले जाते हैं तो वहां जो निर्दलीय है चंद्रभान सिंह आज्ञा, उनकी हार तय हो जाएगी और कांग्रेस का उम्मीदवार
वहां जीत जाएगा, जबकि चित्तौड़ सीट बीजेपी की एक पक्की सीट मानी जाती है। इसी तरीके के कई उदाहरण करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पे सामने आए हैं कि जहां निर्दलीय नहीं भी जीत रहा है तो वो किसी जीतने वाली पार्टी के उम्मीदवार को हराने में कहीं ना कहीं सक्षम दिख रहा है। जब चीजें सामने आएंगी, एग्जिट पोलों ने जिस तरीके से दिखाया है उसमें एक हम सब भी कंफ्यूज हुए। आम आदमी भी जो उन चीजों को देखता है वो भी कहीं अब ये देख रहा है, अब उसमें अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सबने अपने अपने बांट लिए। सोशल मीडिया पे जो जिसके पक्ष का पोल नजर आता है वो उसको जारी कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, कोई उसमें दोहराई भी नहीं है, होता भी है ये और करना भी चाहिए उन लोगों को। अभी 2 दिन का समय है, 2 दिन किस तरीके से, अब सारी चर्चाएं जो एग्जिट पोल के आए हैं उस पर जारी है। लेकिन अब बहुत से राजनीतिक दल तो जो उनको सूट नहीं करता है, बड़े नेता हैं, वो उस तरीके से कह देते हैं कि नहीं साहब जब बातचीत नतीजे आएंगे इसके विपरीत होंगे, वो उनके अपने दावे होते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, मुख्यमंत्री जी जो राज्यपाल ये उनसे मिले और वो बड़े कॉन्फिडेंट, उनका आत्मविश्वास देखने लायक। वो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई सरकार रिपीट, वो 6 महीने से पूरे एक मुहिम में लगे हुए थे कि इस बार सरकार रिपीट करानी है, रिवाज बदलना है राजस्थान का। तो कल भी जो उन्होंने मीडिया से बात की, उससे पहले भी जो बात कर रहे हैं, मतदान के बाद जितने भी उनकी चीजें सामने आ रही हैं उनसे उनका कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास झलकता है। उनको पूरा विश्वास है कि शायद सरकार वापस रिपीट होगी उनकी, ये एक अलग चीज है। और वो राज्यपाल से भी मिले, राज्यपाल से मिलना मेरे ख्याल से औपचारिक मुलाकात हो सकती है, वो जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की चलती रहती है, मतदान के बाद की मुलाकात है तो निश्चित तौर पे बातचीत भी कुछ हुई होगी, लेकिन वो जग जाहिर नहीं होती है कि ये एक अलग तरीके की चीज है। जी नवीन जी। पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इतना कॉन्फिडेंट होने का राज क्या है कि चुनाव की बाधा भी पार कर लेंगे और उसके बाद सीएम की दौड़ में भी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो कॉन्फिडेंट है कि सीएम वही बनेंगे? देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि अशोक गहलोत बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ है और इसके साथ ही वो मतलब अच्छे रणनीतिकार भी हैं, राजनीतिक रणनीतिकार है, उनके साथ अनुभव है, 15 साल से सीएम है, तो वो राजस्थान की नब्ज नब्ज को पहचानते हैं और उनको कहीं ना कहीं भरोसा अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा है जो उन्होंने जनता के लिए दी। 10 गारंटियां तो पहले दे चुके, अब सरकार दोबारा बनने पे 7 नई गारंटियों का उन्होंने और ऐलान कर रखा है। तो जो पिछले बजट से मैं जो देख रहा हूं उनको और मैं जितना जानता हूं उस हिसाब से जो पिछला बजट उन्होंने दिया उसके बाद वो बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने बजट में किस तरीके की लोक लुभावन घोषणाएं की, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किसानों का लिए अलग से बजट दिया और इसके साथ उन्होंने कर्मचारी वर्ग को एक बहुत अच्छी तरीके से साधा, ओपीएस जो लागू करके कर्मचारी वर्ग में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। जबकि पहले शासन में कर्मचारी उनके सख्त विरोधी थे और वो खुद भी कहते थे कि जो पहला चुनाव 2003 में उन्होंने हारा वो कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से हारा। इस बार उन्होंने कर्मचारी वर्ग को पूरी तरीके से साधे रखा और अपनी योजनाओं का इतना व्यापक स्तर दिया कि एक आम आदमी को कहीं ना कहीं लाभ मिले। और उनकी जो रणनीति होती है, जो उनका अनुभव है, उसका तो राजस्थान में कोई सानी नहीं है, उनके मुकाबले कोई राजनेता भी नहीं है। तो जो आप बात करें कि उनका कॉन्फिडेंस जो झलक रहा है वो इन सब चीजों से झलक रहा है कि वो रिपीट होंगे। तो उन्होंने एक बहुत एक जो मजबूती से अपनी चीजें रखी सामने और जो प्रचार में वो गए और जो उनको फीडबैक भी मिलता है, ऐसा नहीं है, वो सरकारी तंत्र का भी फीडबैक मिलता है उनके। नवीन जी मैं आपको बताऊं कि अशोक गहलोत ही एक ऐसे राजनेता है इस वक्त राजस्थान में जिनका हर पंचायत स्तर पे कोई ना कोई व्यक्तिगत जानकारी वाला व्यक्ति है, वो उससे फीडबैक लेते हैं। वो और एजेंसियों के भरोसे और नेताओं के भरोसे नहीं रहते। सरकार में रहते हुए तो इंटेलिजेंस की भी एक बड़ी भूमिका रहती है, उसकी भी जानकारी उनके पास तक पहुंचती है, लेकिन वो उसके भी भरोसे नहीं रहते। वो अपने जो निजी संबंध या उनके जो व्यक्तिगत अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग गाँव में बैठे हैं, वो निरंतर उनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे जानकारी जुटाते हैं और उसी आधार पे अपनी आगे की रणनीति को तैयार करते हैं। जी नवीन। बिल्कुल ये सही बात है कि अशोक गहलोत के पास हर जगह पर, हर गांव के अंदर उनके पास लोग हैं और लगातार फीडबैक भी लोगों से लेते हैं और अपडेट रहते हैं। मगर बात मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की, मुख्यमंत्री पद की जा रही थी कि
सचिन पायलट को भविष्य का नेता बताया जा रहा था, अब वो भविष्य क्या फिर और आगे खसक जाएगा? देखिए, अभी तक जो चीजें हैं, यदि बहुमत में कांग्रेस आती है, बहुमत मतलब 100 का आंकड़ा पार करती है, तो स्वाभाविक तौर पर दावेदारी तो अशोक गहलोत की पुख्ता है। और मेरा मानना है कि 90% तो मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे, क्योंकि पार्टी आलाकमान भी और पार्टी के जो विधायक चुनकर आएंगे वो भी ये मानते हैं कि अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत उनकी सत्ता में वापसी हो रही है। तो पार्टी उससे उनसे कोई किनारा नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी को 4-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। तो वो अशोक गहलोत के रहते हुए ही मजबूती से लोकसभा चुनाव पार्टी लड़ पाएगी, वो इस चीज को। और आप देखिए कि पूरे 5 साल पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों में अशोक गहलोत ने ही प्रधानमंत्री और केंद्र की भाजपा सरकार से जमकर लोहा लिया। वो उसकी जितनी खिलाफत कर सकते थे उतना देश के किसी अन्य मुख्यमंत्री जो गैर भाजपाई मुख्यमंत्री है उनमें किसी ने नहीं किया, जितना अशोक गहलोत करते थे। वो डटकर मुकाबला करते थे और अपनी योजनाओं को बेहतर साबित करते थे कि केंद्र की सरकार की जो योजना है उनसे बेहतर योजना है राजस्थान में। और उनके बदौलत ये सब चीजें जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ही बड़े दावेदार होंगे। लेकिन सचिन पायलट पिछले चुनाव में चेहरा थे मुख्यमंत्री का, पिछले 5 साल उनकी भूमिका किस तरीके की रही ये आप और हम सब जानते हैं, पार्टी में भी जानते हैं। लेकिन पार्टी का एक आला कमान ये सोचता है कि नहीं, सचिन पायलट भी जरूरी है पार्टी के लिए। अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का वो किस तरीके से अनुमोदन करते हैं या नहीं करते, ये मुझे नहीं लगता। कि वर्तमान जो स्थितियां है, परिस्थितियां है, उसमें अशोक गहलोत के मुकाबले कांग्रेस में कोई नहीं है। एक स्थिति ऐसी भी आ जाए, मान लीजिए कि अशोक गहलोत को नहीं बनाना पड़े, तो मेरा एक ये भी मानना है कि अशोक गहलोत खेमा ये कतई नहीं चाहेगा कि सचिन पायलट को वो सीट सौंपी जाए। फिर कोई तीसरा ही दावेदार हो सकता है और वो अशोक गहलोत की इच्छा के अनुसार ही कोई दावेदार होगा। पहला तो दावा अशोक गहलोत का ही है। मान लो 1% भी कहीं ये स्थिति आती है कि अशोक गहलोत नहीं होके कुछ दूसरा बने, तो अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं, जो जीत कर आएंगे विधायक, वो कतई नहीं चाहेंगे सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो। और आला कमान भी कांग्रेस का ये चीज नहीं चाहेगा कि यहाँ कोई टकराव की स्थिति बने। लोकसभा चुनाव तक तो वो कम से कम अशोक गहलोत पे ही ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश में रहेगा। जी नवीन। तो कांग्रेस में तो लगभग स्थिति साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के कामकाज पर ही चुनाव लड़ा था, उनकी गारंटी पर चुनाव लड़ा था। और कहीं ना कहीं दो ही दावेदार हैं, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। उसमें अशोक गहलोत की स्थिति आज अच्छी दिखती है। अगर बात भाजपा की करें, भाजपा के अंदर कोई चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, भाजपा में तो चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। अब वो भाजपा को सत्ता हासिल होती है उसके बाद ये चीज भाजपा में बनेगी। लेकिन एक सियासी गलियारों में तो ये एक आम चर्चा भी है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनके समर्थक और उनका जो गुट माना जाता है वो ये चाहते हैं कि बहुमत के बिल्कुल करीब का सही आंकड़ा कुछ आए, जिससे वसुंधरा राजे की दावेदारी पुख्ता होगी। क्योंकि वसुंधरा भाजपा में वसुंधरा राजे अनुभवी हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रदेश के हर स्तर के भाजपा के कार्यकर्ता और नेता को जानती पहचानती हैं। और इस चुनाव में जो भाजपा के बागी खड़े हुए हैं, मेरा मानना है, निजी तौर पे मानना है, हो सकता है गलत हो ये, कि जो ज्यादातर बागी वसुंधरा राजे के समर्थक के तौर पे पहचान रखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके डीडवाना के यूनुस खान है, आपके चित्तौड़ से आकिया लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से काफी जो बड़ी संख्या है जो भाजपा के बागी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुकाबले में जीत के मुकाबले में भी माने जा रहे हैं, उनका झुकाव वसुंधरा राजे की तरफ रहेगा। और वसुंधरा राजे ने मतदान के बाद इन लोगों से बातचीत भी की है, ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसी जानकारी है, पुख्ता नहीं है ये, लेकिन ऐसी जानकारी है। और बड़े राजनेता तो इस तरीके से करते ही हैं, बातचीत भी करते हैं कि जो है नतीजे आने के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी, तो उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए। तो ये एक स्थिति है। लेकिन यदि एक भाजपा का बड़ा बहुमत आ जाता है, 120 के बाद आ जाता है, तब भाजपा के अंदर ही ये माना जाता है कि फिर पार्टी का जो आलाकमान है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो संसदीय बोर्ड है, वो फिर किसी को भी वो कर सकता है। क्योंकि ये हमने पूरे 5 साल भी देखा
कि वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच टकराव की स्थितियां बनी रही। ये चुनाव तक भी रही, उनको चुनाव में चेहरा भी नहीं घोषित नहीं किया गया। उनके समर्थकों का और उनका भी दबाव था कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व उससे बचता रहा। उसने साफ कहा कि कमल का निशान ही उनका चेहरा है, उसी पे वोट डलेंगे और जो चुनाव बाद विधायकों की राय से संसदीय बोर्ड यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए फैसला लेगा। तो एक ये चीज है। अब वो वसुंधरा राजे तो एक स्वाभाविक दावेदार, जैसे कांग्रेस में अशोक गहलोत हैं, बहुमत के किनारे पे आने पे भाजपा में स्वाभाविक दावेदार वसुंधरा राजे होंगी। यदि वसुंधरा राजे नहीं होती, जैसे कि आला कमान की इच्छा है, पार्टी के ऊपर के जो बड़े नेता हैं उनकी इच्छा है कि वसुंधरा राजे के अलावा कोई दूसरे किसी चेहरे को मौका दिया है, तो दूसरे चेहरे कौन हो सकते हैं इसके अलावा? देखिए, भाजपा ने पिछले 5 साल में राजस्थान के कई नेताओं का कद बढ़ाया। अब वो कद इस रूप में बढ़ाया कि उनको पद दिए गए, बड़े पद दिए गए, जिससे उनका कद बड़ा हो गया। वो भी कई ऐसे चेहरे बन गए कि भाई भविष्य में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया जा सकता है। पार्टी के पास चॉइस बड़ी हो गई। 6-7 लोग उनमें ऐसे माने जा सकते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल हैं। फिर आपके राजस्थान में ही देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो है सीपी जोशी, वो भी कहीं ना कहीं एक उस तरीके के चेहरे हैं, बिल्कुल आला कमान की बात पूरी तरीके से मानने वाले हैं। हाजी, मतलब जिसको कहते हैं अपनी जनरल सामान्य भाषा में हाजी हाजी कहने वाले हैं कि केंद्रीय नेतृत्व यदि कह देगा दिन है दिन तो रात है, तो मतलब वो जो भी है वो केंद्रीय नेतृत्व के उसमें ही रहेंगे। और दूसरी तरफ जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, जयपुर की जोटवाड़ा सीट से लड़ने वाले राज्यवर्धन राठौड़ हैं, नेता उपनेता प्रतिपक्ष जो सतीश पूनिया है वो है। तो इनका एक बैलेंस है। और एक अलग ही नाम और है जिसकी अभी चर्चाएं बहुत कम होती हैं और जिसके केंद्रीय नेतृत्व से बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। एक उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चा में चलता है कि राजस्थान के नेताओं में जब ज्यादा गुटबाजी होगी, इतने सारे 7-8 नेताओं के बीच में एक सर्वमान्य नाम के रूप में उनका भी आ सकता है, क्योंकि वो भी राजस्थान के कोटा के एक बड़े नेता रहे हैं। काफी 2-3 बार एमएलए बने, 2 बार से एमपी हैं और अब लोकसभा अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। जी, एक नाम और शायद छूट गया है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक मैं किसी सर्वे भी देख रहा था किसी चैनल पे कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन हो सकते हैं, तो उसके अंदर बाबा बालकनाथ का नाम भी बड़ा लिया जा रहा है। बल्कि ये भी एक चैनल पे मैं देख रहा था कि वसुंधरा राजे को 9% चॉइस बता रहे थे, बाबा बालकनाथ को 10% चॉइस बता रहे थे। देखिए, एक बाबा बालकनाथ एक कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा भी है। अब भाजपा में एक, हम भाजपा की अंदरूनी राजनीति को देखें तो उसमें 2 वर्ग ऐसे हैं। एक कट्टर हिंदुत्व को वो जो फॉलो करता है वो ये मानता है कि उत्तर प्रदेश जैसा शासन, जैसे योगी आदित्यनाथ चर्चित हुए और जो सख्त प्रशासक के रूप में भी पहचाने जाते हैं, तो उनकी तरह से राजस्थान में भी एक बाबा बालकनाथ हैं और उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक वो भी नाम उनके दिमाग में हो सकता है। बाकी जो और नामों में अभी अपन जो चर्चा कर रहे थे, वो ज्यादातर नाम ऐसे थे कि वो बड़े अपर कास्ट के लोगों के नाम थे, जो भाजपा का वोटर कोर वोटर माना जाता है, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, बनिया और ओबीसी का भी क्रीमी लेयर वाला वर्ग, वो भाजपा का समर्थक वर्ग तो अभी तक उन नामों पे था। अब देश भर में कांग्रेस विपक्षी दल ओबीसी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। ओबीसी की जातीय जनगणना वाला जो फार्मूला विपक्ष की तरफ से आ रहा है, वो भी ओबीसी को ही साधने का मकसद है विपक्ष का। तो भाजपा के पास अभी ओबीसी के मुख्यमंत्री के तौर पर देश में शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन राजस्थान में यदि कहीं बहुमत आता है तो उत्तर भारत के एक बड़े राज्य में ओबीसी कार्ड भी भाजपा खेल सकती है, तो उसमें बाबा बालकनाथ भी हो सकते हैं जो ओबीसी को एक रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा एक और नाम जो चलता है, जो प्रधानमंत्री का बड़ा करीबी नाम है, वो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो भी ओबीसी समुदाय से हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यदि एक वो दबाव रहा तो उस रूप में ओबीसी कार्ड के रूप में बाबा बालकनाथ और कोई और नाम भी, एक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम मैं लेना भूल गया, लेकिन वो भी एक दावेदार इसमें हो सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति से हैं
देश भर में दलित तबके की बहुत बड़ी आबादी है और भाजपा पर ये आरोप लगता ही रहा है कि वो दलित आदिवासी विरोधी है, ओबीसी के लिए नहीं कर रही है। ओबीसी के तौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा है उनके पास, लेकिन देश भर में एक मैसेज देने की राजनीति के तहत हो सकता है दलित चेहरे के तौर पे भी लाया जा सकता हो वहां से। अर्जुन राम मेघवाल को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो 3 बार के एमपी है, अभी मंत्री भी है, संसदीय मंत्री हैं, पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, तो उनका प्रशासन का, राजनीति का व्यापक अनुभव है। तो ये सब चीजें, इस तरीके के नाम चल रहे हैं। एक जयपुर से लड़ने वाली दिया कुमारी का भी नाम चल रहा है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि इसीलिए लड़ाया गया है कि कहीं वसुंधरा राजे को काउंट डाउन करना है। तो उस रूप में एक और नेता उस स्तर का खड़ा किया जा रहा है जो राज परिवार से भी ताल्लुक रखता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन देखिए नतीजों पे सारी चीजें अभी डिपेंड करेंगी। जी नवीन जी, आपने जितने नामों पर हमने चर्चा की है, वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं, करीब 65 सीटों पर वसुंधरा राजे के समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बहुमत आता है तो उसी हिसाब से अनुमान लगाए तो एक बड़ी संख्या में उनके समर्थक जीत कर आएंगे भी सही। क्या वसुंधरा राजे दूसरे किसी नेता के लिए, सीएम बनने के लिए रास्ता इतनी आसानी से छोड़ देंगे? देखिए वसुंधरा राजे आसानी से तो नहीं छोड़ेंगी। वो अपने पूरे प्रयास करेंगी, जो कर सकती हैं वो पूरे प्रयास करेंगी। मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है और मतलब सम्मानजनक पद होता है, तो उसके लिए वो पूरी जो भी उनकी तरफ से हो सकती है, अपने उनके जो समर्थक हैं, जितने आपने बताया विधायक, उनके समर्थक विधायक जीत कर आएंगे। लेकिन नवीन जी, इसमें एक चीज देखिए आप, आज की स्थिति में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा का आला कमान मजबूत है। भाजपा के आला कमान के सामने कोई नेता नहीं बोल सकता। मेरी कुछ भाजपा के नेताओं से भी बात हुई इसी मुद्दे पर कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यदि वसुंधरा जी को नहीं बनाया या बनाया तो क्या है। तो ज्यादातर नेताओं का एक ही जवाब था कि देखिए, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा हम सब उसको स्वीकार कर लेंगे और उसके लिए ताली बजाएंगे, माला पहनाएंगे उसको कि भाई ये सबसे बढ़िया चॉइस आई है सामने। तो इसका अर्थ, हम जो सियासी गलियारे में रहते हैं या इन चीजों को जानते हैं, पत्रकारिता में है, तो इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि भाजपा का आला कमान इतना मजबूत है कि उसके किए हुए फैसले को कोई भी नेता चैलेंज नहीं करेगा। चैलेंज करेगा तो वो जानता है कि उसका हक क्या होता है। तो इसलिए जहां आला कमान मजबूत है वहां कोई भी जो क्षेत्रीय सत्रप जिनको कह सकते हैं, जैसे वसुंधरा राजे के लिए ही कहा जाता है कि वो कुछ कर सकते नहीं कर पाएंगी, ऐसा पार्टी के लोगों का मानना है। उसके पीछे कारण यही है कि आला कमान बहुत मजबूत है, उसके फैसले सबके लिए मान्य होंगे। जी नवीन। लेकिन अभी जैसी की खबरें आ रही हैं, वोटिंग के बाद में वसुंधरा राजे के पास उनके समर्थक जो प्रत्याशी हैं उनके मिलने जुलने का दौर शुरू हो गया है। कई नेता जो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉबिंग उनकी तरफ से भी कोशिश चल रही है। नहीं, बिल्कुल चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो प्रत्याशी वसुंधरा जी के पास जा रहे हैं, मेरी जानकारी है वो पार्टी संगठन के पास भी आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा में एक और महत्वपूर्ण पद होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है, संगठन महामंत्री का। वो बड़ा ताकतवर पद होता है। वो आरएसएस से प्रतिनियुक्ति पे आए प्रचारक को दिया जाता है। उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि उसका ही जानकारी को जो आरएसएस है वो और जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसको पुख्ता मानता है। तो कई प्रत्याशी भाजपा दफ्तर में आए हैं, वो संगठन के लोगों से भी मिले हैं। प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाए होंगे तो संगठन महामंत्री के यहाँ अपनी हाजिरी बजा के गए होंगे। जैसे कई नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन कई जो प्रत्याशी थे वो वसुंधरा राजे के यहाँ भी गए और इनके यहाँ भी आए। तो वो दोनों चीजें हैं और ये सब चीजें नतीजे आने तक ये सब चीजें चलेंगी। वसुंधरा राजे भी अपना प्रयास करेंगे, उनके समर्थक भी एकजुट होने की कोशिश करेंगे कि उनका भी ये दबाव रहेगा कहीं ना कहीं वसुंधरा जी ही सीएम बने। और दूसरी तरफ तो वो संगठन के लोग तो कहते हैं जो पार्टी आलाकमान तय कर देगा हम उसको स्वीकार करते हैं। इतना नजर आ रहा है, बड़े बड़े प्रत्याशी सब सामने नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक स्वाभाविक दावेदार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एक स्वाभाविक दावेदार है। लेकिन फिर भी सब कुछ निर्भर करेगा। पहले लड़ाई तो 3 दिसंबर की है कि 3 दिसंबर को क्या स्थिति बनती है, स्पष्ट बहुमत मिलता है और उसके बाद कितना ज्यादा बहुमत मिलता है कि पार्टी का आलाकमान अपनी चला सके और अपने स्तर पर कोई सीएम फेस तय कर सके।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। इंतजार करते हैं 3 दिसंबर तक का। 3 दिसंबर को क्या होता है, उसके बाद हम सीएम पद की लड़ाई, एक रेस फिर से शुरू होगी, और क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। नमस्कार।